नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज युवा साथियों हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर में जो इस वर्ष मेजर सब्जेक्ट है उसमें दो पेपर पढ़े जाएंगे। पहला हिस्ट्री ऑफ आइडिया, जो इंडियन हिस्ट्री है उसके क्या क्या थॉट्स हैं उस बारे में पढ़ेंगे हम पहले पेपर में। और दूसरे पेपर में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास प्रारंभ से लेके 1206 तक। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे पेपर के जो माइनर सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ेंगे, और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में जिन बच्चों ने तीसरे पेपर के रूप में इतिहास को लिया है वे बच्चे भी इसी पेपर को पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा इस पेपर के बारे में यानी सेकंड पेपर के बारे में करेंगे, और इसमें मुख्य विषय है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। आज इस विषय पर हम फोकस करेंगे। इतिहास क्या है, अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटकर हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, और इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। आज हम इस चर्चा में इतिहास विमर्श में ये सारी चीजों पर बात करेंगे। लेकिन बातचीत स्टार्ट करें उससे पहले एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। पिछले तमाम वीडियोस में मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। किन संदर्भों में? ये जो टॉपिक्स मैं चर्चा कर रहा हूं ये आप लोगों के लिए है। आपको एग्जाम में ये सब चीजें लिखना भी हैं, बताना भी हैं, और भविष्य में जब आप कभी इंटरव्यूज वगैरह में जाएंगे तो वहां भी आपको इसी संबंध में चर्चा भी करनी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि जो वीडियो देखने का कुल समय है वो अधिकतम 5 से 7 मिनट रहता है। अगर हम क्लास में चर्चा करते हैं, आप लोग जैसे क्लास में हम बातचीत करते हैं, आते भी हैं, तो 45 मिनट का एक पीरियड होता है, और यहां अधिकतम वीडियो की जो लेंथ होती है वो बहुत से बहुत 30 मिनट की होती है। और इस 30 मिनट में हम सारी चर्चाएं करना चाहते हैं, सभी कुछ समेट नहीं सकते, लेकिन अधिकतम चर्चा करने की कोशिश हम इसमें करते हैं। इसके बावजूद भी बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते, पूरी चर्चा नहीं देखते, और इसलिए बहुत सारे उनके प्रश्न जो हैं वो अनसुलझे रह जाते हैं। ये जो पेपर है ये एक प्रकार से टेक्निकल हिस्ट्री है। हम चर्चा करते हैं, आपसे मैं निवेदन फिर यही कहूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखें, आपके बहुत से सवालों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो हम चर्चा शुरू करें। व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। सीधे शब्दों में मैं बात करूंगा क्योंकि हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए चर्चा कर रहे हैं जो बीए फर्स्ट ईयर में है। इतिहास अतीत और वर्तमान इन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है, पुल का काम है। जैसे उदाहरण के लिए ये अतीत है और ये वर्तमान है, और हमें वर्तमान से अतीत पर जाना है तो हम इसमें पुल से इतिहास के माध्यम से अतीत में झांक सकते हैं। और इतिहास केवल कहानियां नहीं है कि हमने कोई कहानी उठाई और हमने कह दी ये इतिहास है। नहीं, बिना तथ्य और बिना प्रमाण के इतिहास को इतिहास नहीं माना जा सकता। आपकी पहली यूनिट में ही कारण, तथ्य और इतिहास में पूर्वाग्रह इत्यादि कई सारी चीजें हैं जिनकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो वो बिना कारण के, बिना तथ्यों के इतिहास नहीं है। तो इतिहास है क्या? क्योंकि हम इतिहास को सोशल साइंस का विषय कहते हैं, सामाजिक विज्ञान का विषय है। वैसे कला भी है क्योंकि आर्ट्स इसमें हम इसके अंतर्गत इसको पढ़ते हैं हम। तो सोशल साइंस कैसे है, साइंस कैसे है? साइंस जैसे विज्ञान की सामान्य जो परिभाषा है उसमें क्या, क्यों और कैसे, जिसमें हम संभव कर सकें, जिसमें हम खोज सकें, वही विज्ञान है। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और हम उसको बता सकते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, और उसे बंद भी कर सकते हैं, फिर दोबारा कर सकते हैं। यही विज्ञान है। इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। यह एक सामाजिक विज्ञान है। इसकी सारी घटनाएं समाज के माध्यम से अपने आप को दोहराती हैं। इसलिए कई बार हम जब हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो कई सारी डायनेस्टी में ऐसा लगता है इस तरह की घटना पिछली डायनेस्टी में हो चुकी है। हम उसी चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, और इस प्रकार से इतिहास एक सामाजिक विज्ञान का विषय बन जाता है। तो इतिहास अतीत से वर्तमान से अतीत की ओर जाने वाला जो मार्ग है वह होता है, यानी इतिहास अतीत का सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है अतीत और वर्तमान के बीच में। अब हम बात करते हैं इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत।
लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चर्चा और करूंगा। वैसे ये पूरा एक यूनिट आपके लिए है इस पेपर में। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं? सामान्य तौर पर विद्यार्थी कहते हैं 3 भाग, सही है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि वे 3 भाग कौन से हैं, तो वो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये 3 भाग बता के अलग हट जाते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, ये इतिहास के 3 भाग हैं। लेकिन केवल ये नहीं है, इतिहास का क्षेत्र जो है वो बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। और इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे, चाहे हम इंडियन हिस्ट्री वाले उस पेपर में, जो हिस्ट्री ऑफ आइडिया वाला पेपर है, उसमें हम देखें, या हम इसमें भी देखेंगे, बहुत सारे अवधारणाएं वगैरह आपको इसमें भी पढ़नी है, तो यहां भी हम देखेंगे कि बहुत व्यापक इतिहास है। इस यूनिट में भी हम प्रारंभ से लेकर 1206 तक का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से इतिहास का विभाजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि सारा इतिहास एक व्यक्ति के जानने की संभावनाएं नहीं है। कोई एक व्यक्ति संपूर्ण इतिहास का ज्ञाता नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक लाइन ड्रॉ की गई कि यहां तक का इतिहास ये है, यहां तक का ये है, यहां तक का ये है, और एक एक इतिहास के विशेषज्ञ उस विषय के संदर्भ में विशेष रूप से जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में इतिहास को बांटा गया। पहला है प्री हिस्ट्री, सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, जिसको हम पाषाण काल कहते हैं, हम अगली बार जब चर्चा करेंगे वीडियो में तो उसकी और लंबी चर्चा करेंगे। पैलियोलिथिक एज वाला जो समय है, उसमें निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, ऐसे करके वो उसके भाग हैं जो प्री हिस्ट्री है। और इसको बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें लिपि का विकास नहीं हुआ, लेखन कला का विकास नहीं हुआ, वो प्राग इतिहास कहलाता है। तो एक भाग हो गया जिसमें लिपि का विकास नहीं हुआ, वो प्राग इतिहास हो गया। ऐसा कालखंड जिसमें लिपि का विकास तो हुआ लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, पूरा उसको पढ़ा नहीं जा सका, अभी भी लगातार उस पर काम चल रहा है, वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं। तो वह कालखंड जो इतिहास का जिसमें लिपि का विकास हुआ, लेखन कला का विकास तो हुआ लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, वह काल प्रोटो हिस्ट्री कहलाया गया, आद्य इतिहास। और जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और इस तरह के सारी चीजों को पढ़ेंगे। मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेर, कीट, जावा, सुमात्रा, जो भी हैं, ये सारे के सारे ताम्राश्म युगीन जो संस्कृति है वो आद्य इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अब आते हैं हम इतिहास जिस काल में लिपि का विकास हुआ और वो पढ़ भी ली गई। सबसे पहले जो लिपि इस काल की पढ़ी गई थी, सर जेम्स प्रिंसेप, जो कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ा था। और ये ब्राह्मी लिपि थी सबसे पहली। और लिपि के संदर्भ में हमें गौतम बुद्ध के समय में भी जानकारी मिलती है, जब एक श्रेष्ठी ने जेतवन विहार नाम की जगह उनको विहार बनाने के लिए दान में दी थी। और वो जगह जब दान दी थी तो उतने सिक्के बिछा के उस जमीन पर बुद्ध को दिए थे, जिससे वो अपने विहार का निर्माण भी करा सकें और उसकी व्यवस्थाओं का संचालन कर सकें। तो सिक्कों का उदाहरण हमें तब से मिलता है, लिपि का उदाहरण भी हमें तब से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लिपि के संदर्भ में जानकारी अशोक के अभिलेखों में हमें बहुतायत में देखने को मिलती है, और उसके बाद उसका विकास चलता चला गया। तो ऐसे जिस काल में लिपि का विकास हुआ उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हम मानते हैं। जब तक राखलदास बनर्जी और बलराम साहनी जी द्वारा 1921 में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज नहीं की गई थी, तब तक विदेशी जो हमारे लोग थे, इतिहासकार थे, वे ये मानते थे कि भारत का इतिहास केवल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ही है, उससे पहले नहीं है। लेकिन जब हमने खुदाई की और जब चांस डिस्कवरी के तहत सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर निकले, तब जाके ये मानना पड़ा कि भारत का इतिहास इससे भी प्राचीन है। और मजेदार बात यह है कि इस क्षेत्र में जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, इसमें पहले कुछ विदेशी विद्वान अध्ययन कर चुके थे। डीटेरा और पैटरसन ने किया था, उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी पढ़ा था विदेश में, लेकिन उसको उजागर नहीं होने दिया, नहीं तो भारत क्या है अपने अस्तित्व को पहचान जाएगा। और उन्हें यह बताना था कि भारत का अस्तित्व तो बहुत बाद का है, हम पुराने हैं, तभी तो हम किसी की जय जयकार कर पाएंगे। तो इसलिए इतिहास की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जो महाभारत में मिलता है हमें कि इतिहास की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, इतिहास के नष्ट होने पर विनाश निश्चित है। यही है कारण हमें इतिहास को जानना क्यों जरूरी है, इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है, कि वो वास्तविकता से हमारा परिचय कराता है। खैर, अब हम बात करते हैं
इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। इस चार्ट को आप गौर से देखें। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इतिहास जानने के प्रमुख 3 स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। यानी आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वो हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, और जो ट्रेवलर आए उन्होंने जो अपनी डायरियां लिखी, उन डायरियों में क्या लिखा उन्होंने, उसके आधार पर हम इतिहास को जानते हैं, समझते हैं। एक और भी अगर हम देखें इतिहास को, क्योंकि इतिहास लगातार शोध का विषय है। इतिहास किताबों में लिखा हुआ इतिहास नहीं होता, लगातार शोध का विषय है और हम देख रहे हैं लगातार इस पर काम भी चल रहा है। और वह है किंवदंतियों के माध्यम से इतिहास को जानना। जो कहानियां हैं, प्राचीन कहानियां हैं, उन कहानियों में इतिहास को निकालना, खोजना। जैसे एक बहुत छोटी सी एक कहानी बताऊं, हम रामायण के माध्यम से सुनते हैं कि राम ने लंका पर रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए जब लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने एक सेतु का निर्माण किया, पुल का निर्माण, सागर के ऊपर, समुद्र के ऊपर। तो हम इसको कहानी मानते हैं। बहुत से लोग राम सेतु के अस्तित्व को ही नकारते हैं, लेकिन नासा द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि यह मानव निर्मित पुल है जो भारत के दक्षिण से श्रीलंका तक गया है और आज भी उसके प्रमाण हैं। यानी वैज्ञानिक ट्रुथ है, ये नासा मान चुका है इस बात को। तो इस प्रकार की जो कहानियां हैं, उन कहानियों के आधार पर इतिहास की खोज करना। और अब तो लगातार, चाहे वो द्वारिका की खोज हो, चाहे रामायण काल के अन्य चीजों की खोज हो समय की, तो लगातार उस पर काम चल रहा है। वो एक लंबी कहानी है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। तो सबसे पहले, वैसे तो ये विषय इतना बड़ा है कि अगर इस पर मैं 5 दिन तक लगातार बोलता रहूं तो भी शायद कम पड़ेगा, लेकिन आप बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, जितना आपके लिए आवश्यक है मैं कोशिश करूंगा कम से कम शब्दों में आपको समझाने की प्रयास करें। तो यहां आप विशेष ध्यान दें इस चार्ट पर। इसमें जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें पहला है अभिलेख। अभिलेख, आप कहीं घूमने गए हो, शायद आपने देखा हो, हर एक राजा एक अभिलेख लिखवाता है जब कोई विशेष उपलब्धि होती है। और समझाने की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आप अशोक के धम्म को पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, अगली यूनिट में। तो उसमें अशोक ने 13 शिलालेख ब्राह्मी लिपि में और 1 खरोष्ठी लिपि में लिखवाया। और इन शिलालेखों में उसने धम्म की बात कही, धर्म की बात कही, नैतिकता की बात कही, आचरण की बात कही। अभिलेख, तो अभिलेखों के आधार पर हम प्राचीन इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि उस काल में उस राजा ने क्या कहा होगा। और ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई अपने कुएं का निर्माण कराता है, या आप किसी मंदिर में गए हो तो आपने वहां नीचे एक प्लेट लगी देखी हो या पंखे पर लिखा देखा हो कि इस पंखे को फला व्यक्ति ने मंदिर को दान दिया, या इस फरसी का निर्माण फला व्यक्ति ने किया, या ये अपनी पत्नी की स्मृति में या पति की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण किया। ये जो शिला लिखी जाती हैं, इसी प्रकार के अभिलेख प्राचीन काल में लिखे जाते। वो सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है इतिहास जानने के लिए। और आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी कोई विषय नहीं है, आर्कियोलॉजी एक विधि है। जैसे हम विज्ञान में जाते हैं, प्रयोगशाला में टेस्ट करते हैं और पता कर लेते हैं, हम इतिहास की जानकारी लेने के लिए आर्कियोलॉजी के पास जाते हैं, पुरातत्व के पास जाते हैं। और जो आज से ठीक 100 वर्ष पुरानी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी पुरातात्विक धरोहर के अंतर्गत आती हैं। आपके मोहल्ले में हो सकती है, आपके शहर में हो सकती है, आपके देश में हो सकती है, हर जगह हो सकती है। जो 100 वर्ष पुरानी चीज है वो पुरातात्विक महत्व वाली चीज है, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए, क्यों वही हमारी पहचान भी है। तो सबसे अपन और चर्चा, बहुत इतिहास बहुत गहराई वाला विषय है, हम और चर्चा करेंगे। तो अभिलेख इतिहास जानने का एक पुरातात्विक एविडेंस। दूसरा है इसमें स्मारक, स्थापत्य कला। हम देखते हैं बड़े बड़े किले, बड़े बड़े भवन, महल, और इन किलों के डिजाइन के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि उस समय उस क्षेत्र का क्लाइमेट कैसा होगा, या वो सुरक्षा की दृष्टि से कैसा रहा होगा, उन्होंने क्या क्या इंतजाम किए होंगे। अगर आप किसी किले में या किसी गढ़ी में घूमने गए होंगे तो वहां स्थानीय टूरिस्ट गाइड ने आपको ये बताया होगा कि इस किले में ऐसे अगर आक्रांता आते थे तो ऊपर से गर्म तेल डाल देते थे, इसलिए वो नीचे चले जाते थे। अमूमन किले ऊंचाइयों पर बनते थे। शिवाजी के कई सारे किले के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ग्वालियर में भी एक किला है जो अभेद्य किला कहलाया जाता था। खैर, तो स्थापत्य के आधार पर, उसके जो वास्तुकला है उसके आधार पर, मंदिरों के आधार पर हम इतिहास को जान सकते हैं, वो एक विशेष प्रकार के स्थापत्य के आधार पर। अब हम बात करेंगे, तीसरा इसमें है
मूर्तियां और चित्रकला। अब मूर्तियां क्या, हम मूर्तियों को देखते हैं विभिन्न प्रकार की, उनके प्रतिमा वैज्ञानिक आधार पर हम उसके कालखंड को निर्धारित कर सकते हैं। अगर हम प्राचीन मूर्तियों की बात करें तो कुषाण काल में गांधार कला और मथुरा कला, ये दो कला के नाम से कलाएं विख्यात थी मूर्ति कला की। और इसमें तत्कालीन जो कारीगर थे, जो शिल्पकार थे, उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया। जब आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे तो आप में गांधार कला और मथुरा कला के बारे में भी आपको उसकी विशेषता मालूम चलेगी, कौन सा किस पत्थर पर निर्मित था, कैसा था, पद्मासन थी, खड्गासन थी, वो सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में पढ़ने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इसके आधार पर भी हम इतिहास को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं उस मूर्ति के आधार पर। इसके बाद तत्कालीन चित्रकला, प्राचीन चित्रकला, आपने देखा होगा हम भीमबेटका की बात करते हैं, जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला है। ये भी आपके लिए एक टॉपिक है, शैल चित्रकला। शैल चित्रकला क्या है और किस प्रकार से उस समय के मानव की वो जीवन शैली को दर्शाता है, तो उस पर भी आपको एक अलग से टॉपिक है जो आपको लिखना है परीक्षा में, आप उसको पढ़ेंगे। तो प्राचीन चित्रकला भी हो गई, राजपूत काल की अपनी चित्रकला है, मुगल काल की अपनी एक चित्रकला है, बाघ की गुफाओं की चित्रकलाएं, अजंता की गुफाओं में भी चित्र हैं। तो कई सारे चित्र हैं, इन चित्रों के माध्यम से भी हम इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सिक्के, महत्वपूर्ण सिक्के। सिक्कों के आधार पर भी हम इतिहास को, प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब सिक्के कैसे, सिक्के जैसे मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, केवल समुद्रगुप्त के बहुत सारे सिक्के हैं। उसने एक राजा रानी प्रकार का सिक्का जो बनवाया था वो अपने माता और पिता की स्मृति में बनवाया था, यानी चंद्रगुप्त उनके पिताजी थे और जो कुमार देवी थी उसकी माँ थी, तो इनकी स्मृति में उसने सिक्का ढलवाया और यह सिक्का सोने का सिक्का था। अब इस सिक्के से क्या प्रकाश पड़ता है तत्कालीन इतिहास पर? हम जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्णकाल कहते हैं, तो स्वर्णकाल इसलिए नहीं कहते कि उसने सोने का सिक्का बनवाया इसलिए स्वर्णकाल कहते हैं, नहीं, स्वर्णकाल इसलिए कहते हैं कि उस काल में सारी चीजें व्यवस्थित थीं, इंटरनेशनल ट्रेड था। ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सोने का सिक्का है, सोना अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक मान्य धातु प्रारंभ से रही है। क्योंकि जैसे अभी भी हम देखें कि डॉलर चल रहा है, हमारे यहाँ नोट है और हम नोट लेके अगर विदेश में जाएंगे कोई लेगा नहीं, और डॉलर को हम अगर भारत में चलाना चाहें सब्जी वाले से तो वो भी नहीं लेगा, चाहे वो कितना भी महंगा हो। लेकिन अगर आपके पास नोट नहीं है और विदेश में आप अपनी अंगूठी सोने की उसको दे देंगे, वो आपका काम कर देगा, क्योंकि सोना जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है। तो समुद्रगुप्त के समय में सोने का सिक्का जो उसने अपने माता पिता की स्मृति में बनवाया था, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि उस समय में इंटरनेशनल ट्रेड था, इसलिए वो स्वर्णकाल था। और क्या, माता पिता के प्रति आदर सद्भाव। भारतीय इतिहास में हम देखेंगे इन संस्कारों को प्राथमिकता दी गई है कि कैसे हम अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार करते हैं, और हमारे इन्हीं आचरणों के आधार पर हमारे इतिहास का गणना की जाती है। तो ये भी ऐसे कई सारे उसके सिक्के हैं। एक आखेट करता हुआ है जिसको उसको अपन कहेंगे अश्वमेध यज्ञ प्रकार का सिक्का। अश्वमेध यज्ञ हमने देखा, श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था सब पूरे विश्व विजय करने के बाद। ऐसे ही विश्व विजय करने के बाद एक लंबी उसकी कहानी है, बहुत लंबी। तो जो राजा था वो अश्वमेध यज्ञ कराया करता था, अपना एक घोड़ा बेचता था, और अगर कोई उस घोड़े को रोकता था तो उससे पहले युद्ध करना पड़ता था, और या फिर उसकी दासता को या उसकी अधीनता को लोग स्वीकार कर लेते थे और राजा अपना अश्वमेध यज्ञ करता था। तो समुद्रगुप्त ने ऐसा अश्वमेध यज्ञ किया, उसकी स्मृति में उसने अश्वमेध यज्ञ प्रकार का सिक्का बनवाया, या उसका वीणाधारी प्रकार का सिक्का, वीणा बजाते हुए राजा समुद्रगुप्त, अर्थात वो कलाकारों को प्रश्रय देने वाला था, स्वयं वीणा बजाता था, कलाकारों को प्रश्रय भी देता था, जैसे कालिदास इत्यादि को हमने देखा है। तो इस प्रकार से सिक्कों के आधार पर भी हम इतिहास की बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे साहित्यिक आधार। साहित्यिक आधार बहुत बड़े हैं, हम इनको विभाजन की दृष्टि देखेंगे। आप इस चार्ट को देखें, चार्ट पर गौर दें। इसमें है जो ब्राह्मण साहित्य है, हम सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य में वेद हैं, जो 4 प्रमुख वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण है, कौमुदी है, और गौपद ब्राह्मण है, तैतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, पंचविश है और जैमिनी है। ये ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। 6 अरण्यक है,
इनमें तेंतरे, जैमिनी, ऐतरे, सांख्यायन, छांदोक्य, बृहद्रारण्यक ये अरण्यक हैं। अरण्यकों के आधार पर भी हम इतिहास लेखन करते हैं, इतिहास को जान सकते हैं अपने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर। ब्राह्मण ग्रंथ इनको क्यों कहे? जो सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैदिक धर्म, ये सब आपस में पर्यायवाची हैं, ये अलग कुछ नहीं है। तो इसी के आधार पर हमने इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा, या सनातन ग्रंथ कह सकते हैं, या हिंदू ग्रंथ भी इनको कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक संस्कृति है जो व्यापक है, जो सनातन है। तो उस सनातन संस्कृति में जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनके आधार पर हम इतिहास को जान सकते हैं। अब इसमें आगे और कौन से हैं वो देखते हैं हम। इनमें 12 उपनिषद हैं, 6 वेदांग हैं, 4 उपवेद हैं, 6 षड्दर्शन हैं, 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, ये 2 महाकाव्य भी हैं। इसके बाद 18 पुराण हैं और 6 स्मृति ग्रंथ हैं, मनुस्मृति इत्यादि। तो ऐसे 6 स्मृति ग्रंथ हैं। आप इस पूरे चार्ट को देखेंगे, आप भले ही इसको रोक के, वीडियो को रोक के इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको परीक्षा में ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी हैं। ये जैसे अगर किसी ने कहा कि साहित्यिक आधार, अगर प्रश्न आपसे पूछा परीक्षा में कि साहित्यिक आधार पर इतिहास लेखन के साहित्यिक आधार पर वर्णन कीजिए आप इतिहास लेखन का, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने वाले कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं उनका वर्णन कीजिए, तो आपको इन पूरे साहित्यिक स्रोत का वर्णन करना है, ये सारे नाम देना है, इनमें क्या क्या वर्णन मिलता है, कैसे वर्णन मिलता है, वो भी सब लिखना है। तो ये साहित्यिक स्रोत हो गए। पुरातात्विक स्रोतों की हमने बात कर ली। अब तीसरे जो हम बात नहीं, अभी इसमें साहित्यिक स्रोत में कुछ और भी ग्रंथ हैं, ये हमने ब्राह्मण ग्रंथ की बात की। अब हम इन पे ध्यान दें। इस चार्ट में देखें आप, ये है ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त जो साहित्य है वो है बौद्ध साहित्य। इसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, मिलिंद पन्नो है, दिव्यावदान है, बुद्ध चरित्र है। ये बुद्ध साहित्य के अंतर्गत है, जिसके आधार पर हम तत्कालीन इतिहास को, यानी बुद्ध के समय का जो इतिहास था उसको जान सकते हैं। इसके अलावा जैन साहित्य है। जैन साहित्य में हम देखेंगे ये परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये इनके आधार पर हम जैन जो साहित्य है इसके आधार पर तत्कालीन समय का इतिहास जान सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अन्य जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कल्हण की राजतरंगिणी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्नि मित्र है, रघुवंश है, मेघदूत है, ये सब कालिदास के ग्रंथ हैं। बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है और कादंबरी है, कादंबरी, ये बाणभट्ट ने लिखा। तो इस तरीके से साहित्यिक आधार पर जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो ये हैं। और लोक साहित्य में हम देखेंगे संगम साहित्य को। तो ये संगम साहित्य में तिरुकुरल है, शिल्प दिकारम है, मणि मेखला है, जीवक चिंतामणि है। ये संगम साहित्य, जो दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य विस्तृत हुआ, जिसके आधार पर हम दक्षिण भारत के इतिहास को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो संगम साहित्य। तो साहित्य के आधार पर हम ये भी देखेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो साहित्यिक स्रोत हैं वे भी काफ़ी हैं और साहित्य के आधार पर भी हम इतिहास लेखन कर सकते हैं। एक या छोटी सी चर्चा में एक और ये करना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर ऐसी एक भ्रांति पैदा की गई कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। ऐसा नहीं है। भारत में इतिहास लेखन की परंपरा तो थी, लेकिन अपना स्तुति गान करने की परंपरा नहीं थी। हम कोई भी काम करते हैं जनहित में करते रहे और उसको लिखने की कोई ऐसी परंपरा नहीं रही कि हम साहब उसे लिखें कि हमने ये फलाना काम किया, ये किया, ये किया। लेकिन लगातार काम हुए। जो हमारे वेद लिखे गए, उन वेदों में जो वाणी है, जो वेदों की रचना की गई, हम आज वैदिक गणित की बात करते हैं। हम नासा जो तय करता है कि कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ेगा, उसकी तिथि हमारे जो पंचांग हैं उन पंचांगों में पहले से निर्धारित है। आज से 20 साल बाद सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, आज पंचांग में आप उठा के देख लीजिए। या आज से 100 वर्ष पहले सूर्य ग्रहण कब पड़ा था, आप वैज्ञानिक तिथि और उस तिथि को मिला के देख लीजिए, एक ही निकलेगी। यानी हमने नक्षत्र गणना में बहुत उन्नति की थी। भारत ऐसे ही विश्वगुरु नहीं था। भारत विश्वगुरु कोई हवा में नहीं था।
हमने उन सारी चीजों की निर्माण उस समय कर लिए थे जब लोग सोच नहीं रहे थे, विदेशों में लोग वस्त्रहीन घूमते थे, तब भारत निर्माण कर रहा था। तक्षशिला और नालंदा हमारे यहाँ दो बड़ी यूनिवर्सिटी थी, लोग वहां पढ़ने आते थे, अध्ययन करने आते थे। बहुत विशाल, बहुत महान इतिहास भारत का रहा। लेकिन आक्रांताओं ने भारत का अस्तित्व मिटाने की दृष्टि से उन लाइब्रेरीज को, उस इतिहासों को मिटाने की कोशिश की। और वो केवल महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी नहीं, सिकंदर के समय से ही ये आक्रमण की व्यवस्था शुरू हो गई थी। इतिहास को नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन हमारा इतिहास मूर्तियों में नहीं है, हमारा इतिहास किताबों में नहीं है, क्योंकि श्रुति और स्मृति का हमारा जो चलन था, जो हम आश्रम व्यवस्था के माध्यम से अध्ययन करते थे, उन आश्रमों के कारण हमारा अस्तित्व जीवित रहा। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने सबसे पहली चोट उसी आश्रम व्यवस्था पे की, हमारी शिक्षा व्यवस्था पे सबसे बड़ी चोट की। जिससे ये शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो हम इनको क्लर्क के अलावा और कुछ नहीं बनाएंगे। और उन्होंने स्कूल और कॉलेज की अवधारणा को शुरू किया। जबकि हमारे जितने भी प्राचीन निर्माण हुए, चाहे हमने मन की गति से चलने वाले पुष्पक विमान को बनाया, या हम महाभारत काल में देखें कि जो धृतराष्ट्र को बता रहा है कुरुक्षेत्र में संजय क्या हो रहा है, और धृतराष्ट्र पूछता है उससे, मामका पांडवाश्चैव किम करोति संजय, मेरे और पांडवों के पुत्र के बीच में इस समय क्या चल रहा है। तो वहां से ही वो बिना तार के तार अपनी दिव्य दृष्टि से, जो हम आज देखते हैं दूरदर्शन और टीवी के माध्यम से जो लाइव प्रसारण होता है, वो लाइव प्रसारण उस अंधे धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि इस समय क्या चल रहा है। इतना डेवलपमेंट हमारे यहाँ पहले से था। अभी तो हमने कुछ भी नहीं प्राप्त किया है। मन की गति से चलने वाले विमान हमारे यहाँ थे। तो ये हमारे भारतीय जो इतिहास है, जो भारतीय गणित है, जो भारतीय साइंस है, उस साइंस की विशेषता थी। आज भी वैदिक गणित से बड़े से बड़े प्रश्न का हल किया जा सकता है, बड़े से बड़े सवाल का हल किया जा सकता है, और उस पर लगातार रिसर्च चल रही है। बहुत सी चीजें हैं और आने वाले वीडियोस में इनमें चर्चा आपसे करूंगा। आज हम केवल इतिहास जानने के स्रोत पर चर्चा करते हैं, और अब हम चर्चा करेंगे विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से संबंधित। जो विदेश से यात्री आए समय समय पर, उन्होंने अपनी डायरीज में, उन ट्रेवलर्स ने डायरी में क्या लिखा, क्या देखा। जैसे हम कहीं बाहर जाएं घूमने, और जैसे मान लो शिमला जाते हैं हम, तो हम शिमला जाएं और अपने दोस्त को व्हाट्सअप भी करेंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ रही है और गलन बहुत ज़्यादा है। और आप मार्च के महीने में जा रहे हैं और ग्वालियर में आपका दोस्त रह रहा है, ग्वालियर में गर्मी पड़ रही है और आप वहाँ लिख रहे हैं गलन पड़ रहा है। तो आपका वो व्हाट्सअप अगर 30 साल बाद भी अगर कोई देखेगा तो वो कहेगा कि शिमला में मार्च के समय में सर्दी पड़ती है और गलन वाली सर्दी पड़ती है। ये आपके उस यात्रा वृत्तांत से ही मालूम चलेगा। पहले लोग डायरियां लिखते थे या अपने मित्रों को पत्र लिखते थे। अब पत्र लिखने की परंपरा खत्म हो गई है, और पत्र में ये सब चीजें आती थी, हमने लिखे हैं कि वो लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बड़ी गर्मी पड़ रही है साहब, या बहुत सर्दी पड़ रही है, या बहुत पानी पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से पत्र लिख पा रहे हैं, सड़कों पे घुटने घुटने पानी है। तो वो मालूम चलता है कि इस पीरियड में वहां पानी पड़ता है, या उस पीरियड में वहां सर्दी पड़ती है या गर्मी पड़ती है। तत्कालीन क्लाइमेट के बारे में, राजनीतिक चर्चा के बारे में कि भाई हमारे यहाँ तो पेट्रोल बढ़ गया, या हमारे यहाँ घट गया, या साहब महंगाई बढ़ गई या घट गई, या वो फला नेता अच्छा है ये बेकार है। ये सब हम अपनी डायरी के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से एक इतिहास का हमने देखते हैं ना, गांधी जी के पत्र या नेहरू जी के पत्र या विवेकानंद जी की बातें, ये सब कहाँ से आई? इन्हीं डायरी और इन्हीं पत्रों के माध्यम से हमारे सामने आई। तो विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा, कौन कौन से प्रमुख विदेशी यात्री हैं, बस उसकी चर्चा और करेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम अगली चर्चा करेंगे। तो आप इस चार्ट पर ध्यान दें। इनमें जो विदेशी यात्री हैं, सिकंदर के समय जो आए थे वे हैं यूनानी लेखक, और उनके साथ आए इसके बाद चीनी जो लेखक आए। उन चीनी यात्रियों में फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, सुंगयुन, मत्सवेल आदि कई सारे जो चीनी यात्री आए। अरबी लेखक जो आए, अरबी यात्री जिन्होंने अपनी डायरियां लिखी, अपने लेख लिखे, उसमें अल सुलेमान था, अल वर्नी था, अल मसूदी था, मार्को पोलो था, इब्न बतूता था। तो इस प्रकार से ये तमाम यात्री भारत में आए, या तो वो किसी आक्रांता के साथ आए या अकेले आए, और उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को जैसा देखा वैसा अपनी डायरी में लिखा। उनका उद्देश्य इतिहास लिखने का नहीं था, लेकिन उनका उद्देश्य, चूंकि वो ट्रेवलर थे, आप भी देखेंगे विदेशी यात्री जब भी आते हैं तो एक डायरी साथ में लेके आते हैं और उस स्थान के बारे में पहले से अध्ययन करके आते हैं। हम लोग जब घूमने जाते हैं तो हम अध्ययन नहीं करते, सीधे
लैंड कर जाते हैं, वो जब अध्ययन करने आते हैं या घूमने आते हैं किसी स्थान पे, उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं, सारी चीज़ें जानकर जाते हैं, तो उनके हाथ में एक डायरी रहती है और वो वहाँ जो चीज़ गाइड बताता है उसको पहले टैली करता है उससे कि ये सही बता रहा है, गलत बता रहा है। अगर गलत बता रहा है तो वो टोकता भी है। और हम जब जाते हैं कहीं देखने तो हम वो जो कह दिया उसने, हमने वो मान लिया और आगे खिसक लिए। तो निश्चित तौर, अगर हम सामान्य तौर पे ये देखें, निश्चित तौर पे ये माने कि उन लोगों में इतिहास को जानने के प्रति जिज्ञासा ज़्यादा है, और हम इतिहास के प्रति जो उदासीनता के भाव ला रहे हैं, इसी उदासीनता ने भारत को लंबे समय तक पराभव का दौर दिखाया, और हमें इस पराभव के दौर से आगे निकलना है, बाहर निकलना है। तो इसलिए मैं आपसे आज इस यूनिट में इतिहास जानने के स्रोत पे ही चर्चा करूंगा। मुझे विश्वास है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा, आप इससे अध्ययन कर पाएंगे। जो भी आपकी जिज्ञासाएं हों, आप उन जिज्ञासाओं को मेरे महाविद्यालय में आके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे किसी महाविद्यालय के हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके भी मुझसे अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जानकारी यदि आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि आपके मित्रों के लिए भी फायदेमंद है, तो आप प्लीज़ इसको उनके साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। जो आप भी अपनाते हैं, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, उन मित्रों के लिए, उन जानने वालों तक ये जानकारी पहुंचाएं, जिससे वो, अगर वो इतिहास विषय लेके चल रहे हैं, आगे पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कुछ जानकारी इसके संदर्भ में मिले। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक इतिहास विमर्श को देखा नहीं है, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे आपको इस चैनल पर जो भी नई अपडेट्स मिलती हैं वो सबसे पहले मिलें। हम इस चैनल पर बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, चाहे वो एनएसएस से लेके रिलेटेड हों, चाहे वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हों, पर्यटन इत्यादि पर, या इतिहास विषय से रिलेटेड हों, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।